एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट रेड है। और बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस। Higher interest rate have created 63 problem banks and $517 billion in unrealized losses। तो क्या यूएस के बैंक इंसॉल्वेंट होने वाले हैं? 63 प्रॉब्लम बैंक्स यहाँ पे बताए गए हैं जिनमें इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, जो बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या सीन चल रहा है। फेड के हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से यूएस बैंकिंग सिस्टम पे प्रेशर आया है और इस वजह से एफडीआईसी, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी रिपोर्ट आई है जिसमें इसने लिखा है कि 63 प्रॉब्लम बैंक्स, इनको $517 बिलियन का अनरियलाइज लॉस फेस करना पड़ रहा है फॉर कंसेक्यूटिव 9 क्वार्टर। तो एक साल से ज्यादा हो चुका है। सिलिकॉन वैली बैंक का डाउनफॉल हमें देखने को मिला था और अब 63 बैंक्स यहाँ पे प्रॉब्लम बैंक्स जो है। बेसिकली प्रॉब्लम बैंक्स वो होते हैं जिनमें फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है। इनको कैमल भी बोला जाता है, मतलब जिनका 4 to 5 रेटिंग होती है। तो ये बैंक्स के लिए दी गई है जिससे पता चले कि कौन से बैंक इंसॉल्वेंट होने के तादाद पे है। तो फेड के हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो बैंक का मोर्टगेज सिक्योरिटीज है, ये एक तरह का बॉन्ड होता है जो बैंक सेल करती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या दूसरे बैंक्स को, और उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। पिछले 2 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो 6.6% था पहले मोर्गेज इंटरेस्ट रेट, अब 7% हो चुका है। तो इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी इनको अनरियलाइज लॉसेस फेस करने पड़े। इस वजह से जो इनकी रिपोर्ट आई है एफडीआईसी की, उन्होंने बताया है। अगर बात करें 2008 से 2021 तक यूएस बैंकिंग सिस्टम को लॉसेस हो रही है। $75 बिलियन का यहाँ पे इनको अनरियलाइज लॉसेस हुए हैं, $150 बिलियन के गेन्स हुए हैं। तो अगर ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा तो इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी इनका मोर्टगेज सिक्योरिटीज है वो इन्होंने कम इंटरेस्ट रेट पे इनको मिलता था पहले। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इनका जो सिक्योरिटीज होता है ये लेस अट्रैक्टिव हो जाती है। पुरानी सिक्योरिटीज की वजह से जो इंटरेस्ट रेट अभी 7% चल रहा है उन पे इनको लॉस हो रहा है। इस वजह से अनरियलाइज लॉसेज यहाँ पे बताए गए हैं। एफडीआईसी ने ये भी चीज बोली है, द नंबर ऑफ बैंक्स रिप्रेजेंट 1.4% ऑफ टोटल बैंक्स, जो कि नॉर्मल रेंज है और अभी कोई क्राइसिस का पीरियड नहीं आया है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ देखने की जरूरत है कि क्या चीज हो रही है बैंक्स में, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, Robinhood to acquire Bitstamp cryptocurrency exchange in $200 million all cash deal। Robinhood जो कि एक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है, इन्होंने Bitstamp जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, उसे खरीदा है $200 मिलियन में ऑल कैश डील। तो इन्होंने जो एक्विजिशन किया है, ये डील सबसे महंगी डील है रॉबिनहुड की। बिटस्टैम्प एक्सचेंज जो है वो 2011 में फाउंड किया गया था। रॉबिनहुड ने बिटस्टैम्प को खरीद लिया है और इसकी हेल्प से, क्योंकि बिटस्टैम्प एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि ना ही यूके में है, ईयू में है, एशिया में है और भी बहुत सारी जगह पे है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रॉबिनहुड को फायदा होगा, क्योंकि इनको भी मौका मिलेगा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए और इससे इनका बिजनेस और बढ़े। अगर बिटस्टैम्प की बात करें तो 50 एक्टिव लाइसेंस से ज्यादा इनके पास है और रजिस्ट्रेशन है। अब ये जो डील है, ये रॉबिनहुड को ईयू में, यूके में, यूएस में, खाली यूएस में नहीं बल्कि इन सभी जगह पे ये कस्टमर्स अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसकी वजह से रॉबिनहुड जो है वो अब इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो बिजनेस में आ चुका है, जिसमें बिटस्टैम्प की ऑलरेडी बहुत ही सॉलिड रेपुटेशन है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो है अब वो रॉबिनहुड में भी पैसा लगा सकते हैं, जो कि अपने रिलायबल ट्रेड एग्जीक्यूशन, डीप ऑर्डर बुक्स, इंडस्ट्री लीडिंग एपीआई कनेक्टिविटी से जाने जाते हैं। तो रॉबिनहुड ने बाय जरूर किया है, बट अभी इनके रेगुलेशंस वगैरह अप्रूवल होना रहता है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे है बिटस्टैम्प। इसीलिए जितनी भी कंट्रीज है उनके जो रेगुलेटर है उसको अप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये 2025 के फर्स्ट हाफ तक हो जाएगा। मैकडोनल्ड्स मेटावर्स डेब्यू इन सिंगापुर। तो मैकडी जो कि एक अमेरिकन फास्ट फूड चेन है जो कि अपने बर्गर्स के लिए जानी जाती है, तो मैकडी ने सिंगापुर में लॉन्च किया है माई हैप्पी प्लेस मेटावर्स।
तो इस मेटावर्स में क्या होगा? बेसिकली मेटावर्स अगर बात करें तो एक वर्चुअल दुनिया होती है। मेटा मीन्स डिजिटल और वर्स मीन्स यूनिवर्स। तो ये एक डिजिटल यूनिवर्स होता है और उसमें मैकडी ने अपना एक माई हैप्पी प्लेस लॉन्च किया है, जहां पे जो सिंगापुर के पीपल है वो वहां पे वर्चुअल दुनिया में वर्चुअल बर्गर्स बना सकते हैं और मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हैं और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं, रियल रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी लोकल है वो वर्चुअल बर्गर्स बना सकते हैं और दूसरी एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं। मैकडी सिंगापुर ने पार्टनर किया है बैंड वेगन लैब्स के साथ, जो कि मेटावर्स आर्म है एंटरटेनमेंट मीडिया टेक कंपनी बैंड वेगन की। तो ये इन ऐप वर्चुअल वर्ल्ड होगा कस्टमर्स के लिए। तो इनको रिवॉर्ड्स किस तरीके से मिल सकते हैं? रियल रिवॉर्ड मिल सकते हैं, जैसे वहां के प्राइस मिल सकते हैं और वो प्राइस को रिडीम कर सकते हैं जो इनके रियल आउटलेट से वहां जाके। तो ये चीज मैकडी लेकर आया है सिंगापुर में। Moving to next news, new law grants US President power to block digital asset access. तो एक नया लॉ आया है यूएस में जो कि एनाक्ट किया जा रहा है। इसमें प्रेसिडेंट जो होगा यूएस का, उसको एक्सटेंसिव पावर मिलेगी इस लॉ की हेल्प से कि वो एक्सेस ब्लॉक कर सके डिजिटल एसेट से रिगार्डिंग। ये चीज यहाँ पे क्यों आई? क्योंकि यूएस में जो कि यूएस के जो लोग हैं वो देखा जा रहा है कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि बैड एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, उसमें इन्वॉल्व है, उसमें एंगेज हो रही है। इस वजह से यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके पास अब ये राइट होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन के साथ जो यूएस के लोग हैं वो ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं बैड एक्टिविटीज में, उसे रोका जाए। तो यहाँ पे ये उनकी ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं अब। तो जैसे कि हम जानते हैं अब डिजिटल एसेट्स का यहाँ पे नाम आया है, तो मोस्टली अब चीजें डिजिटली ही होती है। और क्रिप्टो करेंसी इन लोगों के लिए जो कि इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही सिक्योर ऑप्शन होता है, क्योंकि ये एनोनिमस होती है यहाँ पे आइडेंटिटीज। बट अब ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रेसिडेंट इनके एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंसर्न आता है लोगों के लिए जो कि इन डिजिटल एसेट्स को यूज करते हैं, जो कि वो एक्टिविटीज नहीं करते बट यूज करते हैं। तो यूएस के जो यूजर है वो कंसर्न अपना दिखा रहे हैं कि अगर ये चीज हो रही है तो जो भी इनके एसेट्स जो ये होल्ड करते हैं, ये ओन करते हैं, उनमें फ्रीडम नहीं रहेगी। और जो डिजिटल वर्ल्ड इतना वर्सेटाइल है, अब यहाँ पे तो जो भी डिजिटल सिस्टम इनको यूज करने हैं वो हेविली रेगुलेटेड होंगे और वो अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने प्राइवेसी के लिए यहाँ पे कंसर्न है ऑलरेडी। साथ ही साथ स्कॉट जॉनसन जो कि डिजिटल एसेट फील्ड में एक प्रोमिनेंट वॉइस है जिनकी, उन्होंने इस लॉ को क्रिटिसाइज किया है उसकी ब्रॉड स्कोप के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा है इट्स हार्ड टू सी हाउ दिस इजंट इंटेंडेड टू बी अ यूजर लेवल बैन पावर बाय द प्रेसिडेंट और एनी प्रोटोकॉल smart contract that's deemed by the Treasury Secretary to be controlled, operated, or available by a foreign sanctions violator. Breathtaking scope and implications to core users to KYC permission chains. तो अगर KYC हर जगह पे होने लगी तो डिसेंट्रलाइज का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे रह जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, साउथ कोरिया इश्यूज गाइडलाइंस फॉर क्लासिफाइंग एनएफटीज एज वर्चुअल एसेट। तो आपने बिल्कुल सही सुना, साउथ कोरिया गाइडलाइंस इशू कर रही है एनएफटीज के लिए कि उन्हें भी वर्चुअल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी कंसिडर किया जाए। तो बात करते हैं साउथ कोरिया का फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, ये गाइडलाइन इशू करने वाले हैं जो कि जुलाई 19 को होगी इसी साल, जिसका नाम होगा वर्चुअल एसेट अंडर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर गाइडलाइंस इशू की जाएगी एनएफटीज के रिगार्डिंग, जिसमें उनको कंसिडर कर सकते हैं वर्चुअल एसेट। अब इसमें 3 तरीके के एनएफटीज का यहाँ पे नाम लिया है कि ये वर्चुअल एसेट जैसे क्रिप्टो कंसिडर की जा सकती है। जैसे क्रिप्टो रेगुलेट होते हैं वैसे ये भी रेगुलेट हो सकती है। उसके लिए जैसे मास प्रोड्यूस्ड, डिविजिबल एंड पेमेंट फोकस्ड एनएफटीज होनी जरूरी है। तो मास प्रोड्यूस सबसे पहले बात करते हैं। मास प्रोड्यूस जैसे वो एनएफटीज जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जैसे 1 मिलियन एनएफटीज होनी चाहिए, और अगर ये इतनी होगी तो उसको एज अ पेमेंट वो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिविजिबल एनएफटीज की। तो जैसे कि आप जानते हैं एनएफटीज डिविजिबल नहीं होती। क्रिप्टो करेंसीज डिवाइड हो सकती है बट एनएफटीज डिवाइड नहीं होती। लेकिन एनएफटीज के जो टोकन होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। मतलब आप एनएफटी को नहीं, एनएफटी के कुछ पार्ट को टोकन के रूप में खरीद सकते हो। जैसे बोर्ड एप यार्ड क्लब का जो एप्स वाला टोकन है,
ERC20 टोकन्स जो होते हैं वो आप खरीद सकते हो। तो इन तरीके के एनएफटीज को भी एज वर्चुअल एसेट कंसिडर किया जा सकता है। वो बिजनेसेस जो कि एनएफटीज को हैंडल कर रहे हैं उनको सबसे पहले गाइडलाइंस वगैरह रिव्यू करनी पड़ेगी कि ये एनएफटीज एज अ वर्चुअल एसेट कंसिडर होती भी है कि नहीं होती। तो यहाँ पे सारी एनएफटीज की बात नहीं हो रही, जो जो एनएफटीज के बारे में इन्होंने लिखा है वही कंसिडर की जाएगी वर्चुअल एसेट के रूप में, और उसे आप एज अ पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं साउथ कोरिया में। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर वो एनएफटीज जो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं अगर वो कंसिडर हो पाती है तो वो स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ उसे कंप्लाई करना जरूरी है, ताकि उसकी सेल, उसका एक्सचेंज, ट्रांसफर, स्टोरेज, ब्रोकरेज ये सब कवर कर पाए। अगर उन बिजनेसेस ने रिपोर्ट नहीं किया वर्चुअल एसेट बिजनेस ऑपरेटर को तो यहाँ पे उनके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है। और यहाँ पे बात करते हैं वो एनएफटीज जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एनएफटीज है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है और किसी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो जिनकी वैल्यू ना के बराबर है उसे टिकटिंग में यूज कर सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स में यूज कर सकते हैं, उसे क्लासिफाई किया जाएगा जनरल एनएफटीज में। और ये जो एनएफटीज होगी यहाँ पे गाइडलाइन सजेस्ट कर रही है कि ये एनएफटीज को सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर इफ दे शोकेस फीचर्स जो कि साउथ कोरिया कैपिटल मार्केट्स एक्ट में लिखे हैं तभी। तो आपको क्या लगता है कि साउथ कोरिया ने ये गाइडलाइंस निकाल के एनएफटीज के लिए क्रिप्टो मार्केट में सही किया या फिर नहीं? क्या एनएफटीज को क्रिप्टो करेंसी से कंसिडर किया जा सकता है? यू कैन कमेंट आउट। मस्क टू बैन एप्पल डिवाइसेस इफ ओपन एआई इज इंटीग्रेटेड इनटू ओएस। तो मस्क यहाँ पे कंसर्न है जो एप्पल करने वाला है उसकी वजह से। एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन एआई का चैट जीपीटी इंटीग्रेट करने वाला है, और इस वजह से इलॉन मस्क बहुत ही परेशान है। और इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे ये बोला है कि अगर एप्पल इंटीग्रेट करता है ओपन एआई के साथ ओएस लेवल पे तो एप्पल डिवाइसेस उनकी कंपनी में बैन हो जाएंगे, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल सिक्योरिटी वायलेशन है। बट एप्पल ने यहाँ पे बोला है कि ऐसी कुछ बात नहीं है, आपका डेटा सिक्योर रहेगा, हमारे पास नहीं होगा। तो जो भी वर्क रिलेटेड डेटा होगा वो हमारे पास नहीं होगा है। That the company couldn't make its own AI and had no clue what's actually going on once they had your data over to OpenAI। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन की वजह से, प्राइवेसी कंसर्न की वजह से इलॉन मस्क यहाँ पे कंसर्न है। देखते हैं कि क्या ये चीज होती है कि नहीं।